गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले क्लास में कृषि से संबंधित हरित क्रांति पर हमने चर्चा किया था। हरित क्रांति में किसी तरह का डाउट था आपको तो आप कमेंट बॉक्स में आकर बात कर सकते हैं। हरित क्रांति के बाद चूँकि ये मुद्दा एक कनेक्टेड मुद्दा को हम लोग चाहते हैं कि जोड़ा जाए, जो आजकल किसान आंदोलन चल रहा है, प्लस इसके साथ भारतीय किसानों की जो समस्याएं हैं जो धरातलीय रूप से हमें दिखाई नहीं देती है, मीन्स वो कागज़ पर ही आपको नज़र आता है गवर्नमेंट को। अगर धरातल पर आकर गवर्नमेंट देखे उन सच्चाई को तो शायद जो चीज़ें हम देख रहे हैं आज वो कुछ और हैं, या जो हमको दिखाई जा रही है वो कुछ और होती है। किसानों के साथ जो आज एक बड़ी समस्या है वो है एमएसपी। आप जनरली न्यूज़पेपर में सुनते होंगे या टीवी चैनल्स पर सुनते होंगे कि एमएसपी सरकार ने गेहूँ, चावल, धान या अलग अलग फसलों का, जैसे चने से संबंधित फसल है तो उसका समर्थन मूल्य वो निर्धारित करती है। तो एमएसपी है क्या, उसकी हम बात करते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको हिंदी में कहा जाता है और इंग्लिश में मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मीन्स सरकार अनाज या जो उत्पादन होता है, जो किसान उत्पादन करता है, उसके दामों को तय करती है। सरकार अपने मीन्स कई तरीके से वो देखती है कि किसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो। किसान ने अगर धान की फसल को उगाया है तो उसको कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। सरकार जिस मूल्य से किसानों से वो खरीदेगी, या कोई भी व्यक्ति, जनरली किसान से कोई भी व्यक्ति अगर उस खरीदता है तो सरकार ये मान के चलती है कि जो उसने दाम तय किए हैं, सपोज जैसे कि अगर धान की कीमत को गवर्नमेंट ने बोला कि हम 1900 रुपया तय करते हैं, मीन्स एमएसपी जो है धान की फसल का 1900 रुपया है, तो इसका अर्थ है कि धान की अगर खरीदारी सरकार किसानों से करेगी, जैसे बिहार में पैक्स जैसी संस्थाएं जो होती है, अगर वो संस्थाएं किसानों से धान खरीदेंगी तो एमएसपी वो देंगी, मतलब इतना मिनिमम प्राइस तो उनको देना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम यहाँ आती क्या है कि जो सरकार कहती है वो धरातलीय रूप से दिखाई नहीं देता है। मीन्स जो गवर्नमेंट के स्टेटमेंट आते हैं वो अगर धरातलीय रूप से हम देखें, जैसे बिहार गवर्नमेंट की बात कर लेते हैं, बिहार में आज भी एमएसपी जो है एक दूर की कौड़ी है। मीन्स अधिकतर जो बिचौलिए हैं या वैसे व्यापारी जो किसानों से जुड़े होते हैं वो उनकी धान की फसल को ले जाते हैं। और मूल रूप से जैसे कि सरकार ने अगर धान की एमएसपी 1900 तय की है तो वो करंट व्यापारी जो होगा, जो मार्केट में दाम चल रहा होगा, उसके अनुसार वो हो सकता है 1100 या फिर 1200 में वो धान उस किसान से खरीदता है। अब सोचिए कि कितना मार्जिन होता है। गवर्नमेंट क्या बोलती है कि हम एमएसपी देते हैं। एमएसपी क्यों देते हैं? कि किसानों को नुकसान नहीं हो। किसान जो फसल पैदा कर रहा है, चाहे वो गन्ना उगा रहा है, चाहे वो फिर चना उगा रहा है, दलहन, तेलहन, गेहूं, चावल उगा रहा है, तो उसको नुकसान नहीं हो और वो कृषि में लगा रहे। तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मतलब न्यूनतम, अधिकतम नहीं, न्यूनतम, अधिकतम छोड़ दिया जाता है कि आप इससे ऊपर जा सकते हैं। अगर गवर्नमेंट ने तय किया धान की कीमत 1900, हो सकता है ये 2200 भी जा सकता है, तो अधिकतम तय नहीं किया जाता है, मिनिमम तय किया जाता है कि किसान को उतना मिलना ही चाहिए। और इसका जो मापदंड है वो कई आधारों से तय किया जाता है। एक उसका आधार नहीं है कि जस्ट गवर्नमेंट उठी और घोषणा कर देती है। आधार ये भी है कि किसान की उत्पादन, जो उसने धान किया या गेहूं का उत्पादन किया, तो उसका लागत मूल्य क्या लगा, जो हम भोजन कर रहे हैं उसका मार्केट में प्राइस क्या है, उस अनाज की कीमत पिछले साल क्या थी और आज के समय में उसकी कीमत क्या है। ये सारी चीज़ें मीन्स जो उसकी लागत उसमें इन्वेस्ट होती है, जो वो सिंचाई व्यवस्था को देखता है, उर्वरक को देखता है, ये सारी चीज़ें वो जो वहाँ लगाता है उसको देखते हुए एमएसपी तय करती है गवर्नमेंट। हर साल एमएसपी आप सुनते होंगे न्यूज़ चैनल्स पर, पेपर में कि एमएसपी बढ़ रहा है। लेकिन धरातलीय रूप से देखा जाए तो भारत में एमएसपी आज भी एक सपना है ओरिजिनल किसानों के लिए। ओरिजिनल किसान इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो किसान हैं वो उनको एमएसपी
बिहार और यूपी जैसे स्टेट में नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल से मिल पाता है। बिहार की स्थिति तो बहुत दयनीय स्थिति है। मीन्स अगर यहाँ पर कहा जाए कि आपको 80% ऐसे किसान हैं जिनको एमएसपी नहीं मिलता है, तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं होगी। आप इसको माने या ना माने, अगर इस चीज़ को आप समझना चाहें तो आप जरा जाकर मार्केट में पता करें या पैक्स के दुकानों पर जाकर पता करें कि सरकार ने कितनी त्वरित कार्रवाई की गेहूं की खरीदारी के लिए या धान की खरीदारी के लिए। पेमेंट एक मुख्य मामला हो जाता है। अगर किसानों का धान जाता भी है एमएसपी पर, तो किसान के धान को खरीदने से पहले सरकार के जो मापदंड है वो इतने कठिन हो जाते हैं कि किसान उसके लिए अपने धान को सही तरीके से सुखाता है। सुखाने के बाद भी उसको बाल्टी के पानी में डाला जाता है और उससे टेस्ट किया जाता है। अगर धान ऊपर रह जाता है तो उसको बी ग्रेड का धान माना जाता है, और अगर धान नीचे बैठ रहा है तो ए ग्रेड का धान माना जाता है। तो ए ग्रेड के धान की कीमत कुछ और रहेगी और बी ग्रेड के धान की कीमत कुछ और रखी जाती है। ये है सरकार का मापदंड। इसके अलावे सरकार ने जो तय कर लिया, वो जब खरीदने आते हैं या पैक्स वाले जब आते हैं उसको लेने के लिए, तो वो अपने तरीके से कई मापदंड तय करके रखते हैं। लोकल स्तर पर अगर इस चीज़ को देखा जाए तो जान पहचान आपकी बहुत मायने रखती है। और एक छोटा व्यापारी अगर आपके क्षेत्र में है तो वो कई गांव का पूरा धान खरीद सकता है, गेहूं खरीद सकता है और आपको उसी समय क्विक पेमेंट करता है। आपने अगर कर्ज लेके खेती किया है, किसान जो है कुछ पैसा कर्ज लेके अगर खेती किया है, अगर उसको उर्वरक चाहिए या उसने ट्रैक्टर से अपने खेतों की जुताई करवाई है, अपने पंपू सेट से अगर उसने खेतों में पानी दिया है, तो जो डीजल के दाम है उसके अनुसार उसकी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो बिना अनाज बेचे उसको दे पाए। जिसको हम लोग प्योर किसान बोलते हैं, जिसको गवर्नमेंट भी बोलती है कि पूर्णतः किसान है, वो व्यक्ति नहीं जो कि इनकम के कई स्रोत रखे हुए हैं और खेती में दिखा रहा है कि हम खेती कर रहे हैं, बट वो खेती कर नहीं रहा है। अपने खेतों को जनरली वो बटैया के दे के रखा हुआ है या दूसरे काम धंधे से जुड़ा हुआ है और फिर भी खेती कर रहा है। प्योर किसान का यहाँ मतलब वो व्यक्ति हो गया जो पूरी तरह से उस पर निर्भर है। तो उसके पास इनकम का एक मात्र स्रोत रह जाता है कि उसने जो पैदा किया है उसी को बेचे, और वो जब बेचेगा तो जब वो मार्केट में जाएगा दुकानों पर, तो उस समय अगर गेहूं उसके पास है और गेहूं का मार्केट में एमएसपी तय किया है 2200 रुपया या 1900 रुपया और मार्केट में वो बेच के आ रहा है गेहूं 1400 रुपया में, ये ओरिजिनल चीज़ है। अगर इस चीज़ को नहीं समझना चाहते लोग वो अलग चीज़ है, लेकिन जो यथार्थ है, जो सही चीज़ें वो आपको मार्केट में नजर आती हैं। तो अपनी वो गेहूं को प्रति क्विंटल 1400 में बेच के आएगा, मजबूरी है उसके पास। मजबूरी इसलिए क्योंकि अगली फसल के लिए उसको तैयारी करनी है। वो एमएसपी का इंतजार कहाँ से करेगा? या तो उसका जो धान रखा हुआ है, गेहूं रखा हुआ है, भंडारण क्षमता उसके पास नहीं है। अपने जिसको हम लोग जनरली भोजपुरी के शब्दों में असोरा कहते हैं, वहाँ पर या बरांडे में उस चीज़ को रखता है। चूहा बरसात के सीजन में उसकी नुकसान होता है, नमी की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी चीज़ें उस कारण उसकी फसल नष्ट, चोरी की अलग डर एक होती है। तो एमएसपी के लालच में अगर वो फसल को बचा के भी रखता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, गवर्नमेंट इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती है कि हम आपकी फसल खरीदेंगे। तो एमएसपी के लालच में हो सकता है उसकी फसल भी नष्ट हो जाए, धान सड़ जाए, धान नुकसान पहुँच जाए और उसको नहीं मिलेगा वो। तो फंडामेंटल यही देखता है कि फाइनली वो मार्केट में जाएगा, तुरंत उसको पैसा मिल जाएगा, 2 पैसा मिलेगा और तुरंत उसको नई फसल में वो लगा सकता है। यही जनरली होता है। वो बहुत बड़ा कृषक नहीं है कि वो लोन उठा के रखा हुआ है और समथिंग इस तरह के जानकार है। गवर्नमेंट को चाहिए क्या? मेरा अपना प्रश्न रहा है कि अगर गवर्नमेंट ने एमएसपी को तय किया तो ब्लॉक स्तर पर एक अधिकारी को नियुक्त करे या जो बीडीओ होता है उसको ये जिम्मा दिया जाए कि हर वो किसान, जैसे उसका रजिस्ट्रेशन है या उसका एक आधार नंबर ही है, उसकी पहचान है, और उसके थ्रू वो बीडीओ पर्सनली हर गांव में जाकर बिना भ्रष्टाचार से, बिना किसी भाई भतीजावाद से, बिना मुखिया से मिले, बिना वार्ड मेंबर से मिले, खुद हर दरवाजे पर जाए और किसानों से बात करे। ये संभव है। अपने
प्रतिनिधि को नियुक्त कर सकता है। मुखिया से मिलेगा तो पता चलेगा मुखिया का धान तो बिक गया, वार्ड मेंबर का धान बिक गया, या कुछ गांव के लोग का धान तो बिक जाएगा, अनाज बिक जाएंगे, लेकिन अधिकतर लोग जो हैं इस डर से, इस भय से कि ट्रैक्टर का भाड़ा देना होगा उनको, वो अपना नहीं ले जाएंगे। तो सरकार इतना तो कर ही सकती है किसानों के लिए। तो एमएसपी एक जटिल समस्या हमारे यहाँ। आज जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें एमएसपी एक मुद्दा है, और ये मुद्दा सही तरीके से कहा जाए तो एक बड़े स्तर का मुद्दा है। मैं इस बात पर किसानों को सपोर्ट करता हूँ, अन्य बातों पर मैं उनसे मतभेद कर सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना जहाँ तक पर्सनल अध्ययन है या पर्सनल राय है एमएसपी को लेकर, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, उसने 70 सालों में 80 सालों में कृषि को ध्यान नहीं दिया। कृषि पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ। आप आज भी एमएसपी के लिए अगर रोड पर बैठे हुए हैं, एमएसपी एक मुद्दा है, किसान ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहना दें, मीन्स सरकार से उनका डिमांड है कि आप एमएसपी को कानूनी जामा पहना दें, एक नियम बना दें कि भाई कोई भी हमसे फसल खरीदे। मीन्स इसको ऐसे समझिए कि अगर आपसे कोई व्यापारी भी फसल खरीदने जा रहा है तो वो इस दाम पर ले जाए जो एमएसपी तय है। मीन्स वो ये नहीं देखे कि अभी मार्केट में 1400 गेहूं चल रहा है तो एमएसपी को भूल जाएंगे और 1400 में आपसे गेहूं खरीद लिया जाता है। सरकार इस बात को लागू करे और बिल्कुल कड़ाई से लागू करे। अगर एमएसपी की बात करती है गवर्नमेंट, दूसरी बात है कि गवर्नमेंट बोलती है कि हम सेलेक्टिव गेहूं खरीदेंगे भाई। मीन्स स्टेट गवर्नमेंट, चूंकि एग्रीकल्चर जो है सेंट्रल और स्टेट दोनों की पॉलिसी पर होता है, ये समवर्ती सूची में है। समवर्ती सूची वो विषय होते हैं जिस पर केंद्र सरकार भी काम कर सकती है और जिन पर स्टेट सरकार भी काम कर सकती है। कृषि पर दोनों का अपना होता है। तो उस स्थिति में सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आप एमएसपी पर गेहूं की खरीदारी कीजिए या धान की। राज्य सरकारें क्या है, उसने एक लिमिट तय, अपना स्टॉक तय करके रखा है। मीन्स जैसे उदाहरण मैं देना चाहूँगा, बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि 2.3 टन मैट्रिक टन हम गेहूं की खरीदारी करेंगे। तो अब सवाल ये है कि इससे अगर ज़्यादा पैदावार बिहार में हो गया तो वो गेहूं कहाँ जाएगा? वो क्या किसान मार्केट में डाल दें फ्री में? तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आप पूरी फसल पर एमएसपी क्यों नहीं तय करते हैं। अगर आप रिकॉर्ड, सरकार पीठ ठोकती है, कृषि मंत्री जब आते हैं तो पेपर में स्टेटमेंट देते हैं कि हमारे योजनाओं के कारण कृषि में रिकॉर्ड पैदावार हुई। हर साल आप पेपर पढ़िए, पेपर में जब रबी और खरीफ की फसलें, इस पर भी चर्चा करेंगे। रबी की फसल मतलब गेहूं को समझिए और खरीफ मतलब धान की फसल। तो रबी और खरीफ की फसलों पर जब आते हैं रिकॉर्ड पैदावार होती है तो कृषि मंत्री और केंद्र सरकार या स्टेट गवर्नमेंट अपनी पीठ थपथपाती है कि हमारी योजनाओं के कारण रिकॉर्ड पैदावार हुआ। लेकिन सवाल यह है कि रिकॉर्ड पैदावार के बाद एमएसपी किसानों को क्यों नहीं प्राप्त हुआ? वो फसल का आखिर हुआ क्या? तो फाइनली पता चलता है कि औने पौने दामों पर वो किसान जो है अपनी फसल को बेच के आता है मार्केट में। ये किसानों को हतोत्साहित करता है, उनको निराश करता है कृषि छोड़ने के लिए। मैं नहीं बोलता हूँ, सरकारी आंकड़ा बोलता है। एक सर्वे आया था इंडियन गवर्नमेंट का जिसमें 40% किसानों ने बोला था कि अगर उनके पास दूसरा ऑप्शन हो खेती छोड़कर तो उस काम के लिए वो तैयार है। और जनरल चीज़, इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं कि अगर एक मजदूर है और उसको बोला जाए तुम खेती करो तो वो खेती छोड़ देगा और मजदूरी करना बेटर समझेगा। एक इवन रिक्शा पुलर है तो रिक्शा खींचना दूसरे शहर में या अपने गांव छोड़कर वो दूसरे शहर में जाके रिक्शा खींचना पसंद करेगा, खेती करना छोड़ देगा। तो ये स्थिति दिखाता है कि क्या दयनीय स्थिति है। आप पता नहीं सरकार इस चीज़ को समझती है या नहीं समझती है। पहला चीज़ ये होना चाहिए कि सरकार बाकायदे हर राज्य को या राज्य सरकारें खुद को निर्देशित करें अपने अधिकारियों को कि एमएसपी मिलना ही चाहिए। एमएसपी पर अगर कानून बनाते हैं तो ये कानून होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, अगर किसी भी किसान से कोई भी व्यक्ति अनाज खरीद रहा है, चाहे वो लोकल मंडी हो चाहे वो बड़े थोक व्यापारी हो, तो वो एमएसपी से नीचे पर तो लेने ही नहीं है। अगर इस तरह का कंप्लेन अगर प्राप्त होता है तो जो उचित अधिकारी है उन पर कार्रवाई की जाए, साथ ही साथ उस व्यापारी पर भी जुर्माना मारा जाए और किसान को उसका सूद ब्याज जोड़कर उसका लाभ दिया जाए। इसके लिए जनरली आवश्यकता इस बात की है, जो सिस्टम है हमारे पास उसी सिस्टम को सीमेंटेड करने की जरूरत है, उसमें जो छेद है उसको भरने की जरूरत है।
आपको बड़े स्तर पर कुछ काम करने की जरूरत नहीं है एमएसपी के लिए, आपने वो सारी व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन धरातल पर एमएसपी कहीं दिखाई नहीं देता है। गवर्नमेंट के मंत्री जो बात कहते हैं वो पता नहीं उनको कहाँ से समझ में आती है, किस तरह के अधिकारी उनको समझाते हैं। अगर बिहार सरकार के मंत्री कहते हैं कि आज इतना %, बिहार के मुख्यमंत्री बोलते हैं कि 80%, 90% किसानों को एमएसपी मिला, भाई वो कौन से किसान हैं 80%, 90% जिनको एमएसपी मिल चुका है? अगर अपने आसपास आप नज़र दौड़ा लीजिए तो जो बड़े किसान हैं और जिनका अच्छा पॉलिटिकल लिंक है, उनका जो फसल है वो चला जा रहा है। जिनके पास पूंजी है, जो अपनी गाड़ी पर लदवा सकते हैं, जिनका खुद का ट्रैक्टर है, वो एमएसपी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट उनको एमएसपी दे रही है, उस तरह का साठगांठ अधिकारियों के साथ भी है, पैक्स अधिकारी भी उससे जुड़े हुए हैं और सारी चीज़ें रन कर रही हैं। लेकिन जो आम किसान है, जो ओरिजिनल किसान है, जिसका उसी से जीविकोपार्जन चलता है, आज भी दयनीय स्थिति है एमएसपी को लेकर। एमएसपी का निर्धारण सही तरीके से होता है, केंद्र सरकार इसका सही निर्धारित करती है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। एमएसपी पर हम प्रश्न नहीं उठा सकते, लेकिन जब उसको लागू और मिलने की बात आती है, किसान उसको लाभ मिलना चाहिए, तब सरकारें पीछे क्यों हट जाती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, किसानों का एक मुद्दा है और इस पर तो चर्चा होनी ही चाहिए। सरकारों को बात करनी ही पड़ेगी, स्टेट गवर्नमेंट को। आज भी बिहार ही नहीं, भारत के ऐसे कई राज्य हैं, मतलब जो विकसित राज्य हैं, महाराष्ट्र, पंजाब, आपको आत्महत्या कौन किसान कर रहे हैं? जो आत्महत्याएं हैं उन विकसित राज्यों में ज्यादातर किसान कर रहे हैं। तो ये दिखाता है कि एमएसपी आज भी हमारे लिए एक सपना बना हुआ है। जिस कृषि क्रांति की हम बात कर रहे हैं, जहां हम पैदावार की बात कर रहे हैं, वहां पर हम सही नीति को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जहां कुछ पॉलिटिकल लोग अपने चुनाव और वोट बैंक के लिए कलावती के घर में झोपड़ी में जाके रात में खाना खाते हैं, ठहरते हैं, वही व्यक्ति अगले दिन कलावती को भूल जाते हैं कि उसका हस्बैंड जो था कुएं में लटका हुआ मिला। क्यों? क्योंकि उसने खेती पर कर्ज लिया था और बैंक कर्मचारी उसको परेशान कर रहे थे। कर्ज कितना था? तो 10,000 का। ये है भारत की कृषि की स्थिति। तो कलावती की कहानी एक कलावती की नहीं हो सकती। मैं किसी राजनीतिक पार्टी और किसी राजनीतिक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन स्पष्ट है 70 सालों में अगर इस पर काम नहीं हुआ है तो इससे बड़ा शर्म की बात कुछ और नहीं हो सकती कि जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, जिसके लिए हम वोट पॉलिटिक्स करते हैं, वो सारे व्यक्ति जो है दरकिनार है। आज भी अगर सूखा अकाल पड़ जाए तो उसके लिए कोई राहत कोष नहीं होता है। राहत कोष बंदर बाट की तरह बांटा जाता है, किसान फांसी लगा के मरे। महाराष्ट्र इसका बेस्ट उदाहरण है। आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ये विकसित राज्य हैं जहाँ की सरकारें बोलती है कि हमारी कृषि बहुत आगे है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन वहाँ के जो किसानों की स्थिति है, विदर्भ की घटनाओं की चर्चा अगर किया जाए तो जो अकाल पड़ता है, जो सूखा पड़ता है और कृषि की जो समस्या है, उस पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एमएसपी को ही आप सही तरीके से लागू कीजिए हर व्यक्ति तक। मतलब जो हम वो बोलते हैं कि विकास का एक एक बूंद हर जड़ को मिलना चाहिए, मीन्स हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। जिस दिन एमएसपी, जिस दिन हर किसान को मिलेगा, चाहे वो 5 क्विंटल ही गेहूं क्यों ना बनाए या फिर 2 क्विंटल ही आप धान पैदा करें, अगर उसको एमएसपी पर मिलेगा तो हौसला बढ़ेगा और हो सकता है कि उतने ही खेतों पर वो अगली फसल के लिए जोश के साथ काम करे। लेकिन सवाल ये होता है फिर कि उसके ना तो लागत मिल पाता है और वो कर्ज में हमेशा डूबा रहता है, फाइनली वो खेती छोड़कर किसी अन्य काम में लग जाता है। तो एमएसपी एक मुद्दा है किसानों के लिए और इसको सपोर्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर चाहे तो किसानों से अगर बात कर रही है तो सही तरीके से बात करे, नहीं अगर बात करना है, अगर उसको लगता है इस तरह की चीज़ें को इस तरह से हल नहीं किया जा सकता, तो कम से कम धरातलीय रूप पर इसको लागू करके बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाए। जो आम किसान है वो मर रहा है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात मैं एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए। आप किसानों के खाते में 2-2 हज़ार रुपया डाल देते हैं, अच्छी बात है। ऑब्वियस 6,000 रुपया उसको 1 साल में मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको आप कह सकते हैं कि किसानों को आज तक कुछ नहीं मिल रहा था, मिल रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर पूरे भारत में एक आंकड़ा अगर निकाला जाए, जो मोटा पैसा हर साल जा रहा है, क्या हम ये पैसा किसानों को
इनडायरेक्टली उनके लाभ के लिए नहीं दे सकते थे। जहाँ नहर की व्यवस्था है नहीं है वहाँ पर हम नहर या सिंचाई की व्यवस्था कर सकते थे, खाद के दाम को और कम कर सकते थे, एमएसपी को कड़ाई से लागू कर सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधारभूत संरचनाएं खेती में नहीं दिखाई दे रही हैं, कई राज्यों में ये अंतर नज़र आता है। हम इजराइल से जब अपनी तुलना करते हैं तो खेती में भी हम पिछड़े नज़र आते हैं। विकसित देशों में तो हम कहीं नज़र नहीं आते हैं। हमारे पास खेती की मैदानी ज़मीन 43% है, विकसित देशों में ये 6%, 9%, 11% है। इसके बाद भी हमारी पैदावार कम है। तो सरकार को एक ऐसे नज़रिए की ज़रूरत है जो एमएसपी को समझे और कागजी कार्रवाई नहीं करे। मीन्स आम आदमी इससे संतुष्ट हो सकता है कि कागजी कार्रवाई है और खुश हो सकता है, बट किसान जो है, ओरिजिनल किसान जो वास्तविक किसान है, उसको इससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। फांसी लगा के मर जाएगा और फाइनली आपकी खेती जो है वही की जो 1947 में थी, 47 की थी, वही खेती आज भी वो करता रहा है। बहुत अंतर ये हुआ है कि अब वो ट्रैक्टर यूज कर रहा है बैलों की जगह, लेकिन मर वो ऐसे भी रहा है। एमएसपी उसको नहीं मिलता है और बगल वाले को एमएसपी पर उसके गेहूं बिक जाते हैं, ट्रैक्टर पर लद के चले जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और फाइनली वो 2-4 साल बाद बोरिया बिस्तर उठाता है और चला जाता है। तो मित्रों, एमएसपी पर आज इतना ही। इस विषय को और आगे बढ़ाएंगे और इसके और टॉपिक्स को चर्चा करेंगे जो विवाद के विषय है। आज इतना ही। थैंक यू।